हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है एस्टोपल, जिसमें हम सेक्शन अपने कवर करेंगे सेक्शन 115 से 117 अंडर लॉ ऑफ एविडेंस, इंडियन एविडेंस लॉ। देखिए हमारा मीनिंग क्या कहता है, एस्टोपल का मीनिंग क्या होता है। रूल ऑफ एविडेंस वेयर अ पर्सन वोंट बी अलाउड टू प्लीड द कॉन्ट्रेरी ऑफ अ फैक्ट or state of things which he has formally asserted by words or conduct। कि एक ऐसा पर्सन जिसने कोई भी ऐसा फैक्ट मतलब शो किया है, मतलब कुछ भी जताया है या फिर कुछ कोई कंडक्ट किया है या कुछ करा है, कुछ काम कोई एक्ट किया है, जिसकी बेसिस पे मतलब वो जिस पोजीशन में है, मतलब उसने अपनी कोई बात रखी है, कोई फैक्ट रखा है किसी पॉइंट पे, और फिर वो उस पोजीशन से वो डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब अपनी जो बात उसने रख दी उस बात से वो पीछे नहीं हट सकता, अपनी बात को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमा देखिए इसका है एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन इज ऑडेंडियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्रेरी फैक्ट शुड नॉट बी हर्ड। कि अगर पर्सन बार बार अपनी बात चेंज करेगा, अपने फैक्ट्स को चेंज करेगा, देन कोर्ट विल नॉट हर्ट दैट पर्सन। उसकी बात की कोई, इसके फैक्ट्स की कोई सुनवाई नहीं होगी। देखिए डेवलपमेंट कैसी हुई इसकी इंडियन लॉ में एस्टोपल की। यूजुअली एस्टोपल का मतलब तो यही होता है कि किसी भी चीज़ को, मतलब अगर कोई इंसान अपनी बात को बार बार चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है, अपने फैक्ट्स को चेंज कर रहा है, तो उसको स्टॉप करना, रूल ऑफ एस्टोपल, वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल वहीं पर अलाउ हो जाएगा। कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल है, एज ले डाउन इन द जजमेंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज़ नॉट लिमिटेड टू द लॉ ऑफ एविडेंस। सिर्फ ये लॉ ऑफ एविडेंस में इसका ये इतना ही स्कोप नहीं है, इसका और भी बहुत बड़ा स्कोप है। जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब एक ये केस लो था, प्रतिमा चौधरी वर्सेस कल्पना मुखर्जी 2014 का कोई केस था ये केस लो, जिसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक्सप्लेन द रूल ऑफ एस्टोपल एंड held that doctrine of estoppel is based on fairness। कि जो बात पर्सन ने बोल दी है, जो फैक्ट उसने डिफाइन कर दिया है, उससे वो पीछे नहीं हट सकता है। गुड कंसाइंस, गुड फेयरनेस, मतलब उसके ऊपर ये रूल ऑफ एस्टोपल बेस्ड है। देखिए एक एग्जांपल है कि ए ने बी को कहा कि मेरी एक लैंड है एक्स, ठीक है, वो मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो बी ने उस बात पे बिलीव करा और बी ने उससे वो कर ली परचेज एक्सलैंड। पर उस पर्सन मतलब ए के पास उस टाइम उसका कोई टाइटल नहीं था। बाद में जब बी ने परचेज कर ली, वो डिनाई कर देता है कि मेरे पास तो उस टाइम टाइटल नहीं था, तो ये सेल हो गई इनवैलिड बी के लिए, क्योंकि उसने उसकी बात पे बिलीव करके। तो इस केस में ए के ऊपर रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई हो जाएगा, कोर्ट रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई कर देगी। ठीक है, इसमें देखिए एसेंशियल्स क्या क्या है, मतलब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, जो हमारे सेक्शन 115 में, मतलब रूल ऑफ एस्टोपल, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल में जो भी हमारा कुछ कवर होता है। रिप्रेजेंटेशन एनीथिंग, रिप्रेजेंटेशन इसके तीन है। रिप्रेजेंटेशन पार्टीड एक्टेड अपॉन, रिप्रेजेंटेशन जो पार्टीज ने एक्ट किया है या फिर उसने अपनी बात से हट गई है, मतलब अपनी बात कुछ बोल दिया, उससे ऑल्टर कर लिया है, कि अपनी एक बात बोल के फिर उसको डिनाई करके फिर दूसरी बात पे आ गई। तो रिप्रेजेंटेशन एनीथिंग विच हैज़ अफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग सर्टेन बिलीव्स एज टू द फैक्ट रिप्रेजेंटेटिव। कि एक बात बोल के सामने वाले ने भी उसके बेसिस पे ही अपनी बात को मतलब मान लिया, कि उस पर बिलीव कर लिया, उसके बेसिस पे कोई और सर्टेन फैक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारा कोई पार्टी ने एक्ट कर दिया या फिर उसने कोई पोजीशन चेंज कर लिया अपनी बात से, मतलब और प्रीजुडिस में इसमें ऑल्ट्रेशन जब इसमें किया, उसमें कोई इसको मतलब लॉस भी हो सकता है, कोई हानि भी हो सकती है, अपनी बात जो उसने रखी है उससे उसको कोई हार्म भी हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी नोट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी नोट ये एक ऐसा है, मतलब कि उसमें क्या है कि पास्ट और मतलब प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उन्हीं को वो आगे रख सकते हैं। पर इसमें प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, ये फ्यूचर फैक्ट्स को भी कंसीडर करते हैं। तो सेक्शन 115 में ये सब नहीं कवर था, जिसके लिए कोर्ट ने प्रोमिसरी एस्टोपल को भी लेकर आए, जिसमें हम फ्यूचर फैक्ट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। उसमें एक एक्सेप्शन है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन देखिए क्या कहते हैं, where parties enter into an agreement in order to create legal relationship and in pursuance of it। कि जहाँ दो पर्सन मतलब दो पार्टीज एक एग्रीमेंट में, एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करती हैं, एंड वन पार्टी प्रोमिसेस समथिंग
समथिंग टू अनदर ऑफ समथिंग टू डू बी डन इन फ्यूचर, कि अब जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कुछ भी करने का, समथिंग टू बी डन इन फ्यूचर, फ्यूचर में करने का, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉमिस अदर पार्टी चेंजेस हिज पोजीशन, उसके बेसिस पे सामने वाली पार्टी अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी बात को चेंज कर लेते हैं। कोर्ट विल ट्रीट प्रॉमिस इज बाइंडिंग इवन दो इट मे नॉट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, कि कोर्ट है उस चीज़ को, मतलब उस प्रॉमिस को ट्रीट करेगा एज अ प्रॉमिस, एज बाइंडिंग इवन दो, मतलब उन दोनों के बीच में वो प्रॉमिस हुआ तो कोर्ट उस बात को सपोर्ट करेगा। अब देखिए प्रोमिसरी एस्टोपल का हमारा जो था उसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या क्या है, जैसे कि उसमें मैंने बताया था एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और पास्ट फैक्ट्स प्लस में फ्यूचर फैक्ट्स पे कंसिडरेशन किया जाता है, उस बात को कंसिडर किया जाता है। देयर वाज अ रिप्रेजेंटेशन और प्रॉमिस इन रिगार्ड टू समथिंग टू बी डन इन फ्यूचर, जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर के बेसिस पे भी इसमें फैक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। एंड दैट रिप्रेजेंटेशन और प्रॉमिस वॉज इंटेंडेड टू अफेक्ट द लीगल रिलेशंस ऑफ द पार्टीज एंड टू बी एक्टेड अपॉन अकॉर्डिंगली, कि जो लीगल रिलेशनशिप्स है पार्टीज़ के या फिर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके एक्ट्स किए हैं। एंड द प्रोमिस शुड हैव ऑल्टर्ड द पोजीशन इन रिलायंस टू द प्रोमिस, जो भी उन्होंने प्रोमिस किया है या फिर अपनी बात बोल के उससे मतलब ऑल्टर कर दिया, अपनी बात को थोड़ा मोड़ तोड़ कर दिया है, उस बात में कुछ बदलाव कर दिया है, जिसके बेसिस पे मतलब सामने वाला भी उससे उसको कोई हार्म भी हो सकता है, प्रीजुडिस जैसे मैंने अभी पिछले इंग्रेडिएंट्स में भी बताया था, तो उसको कोई हार्म भी हो सकता है, पर वो उसी के बेसिस पे होगा कि वो फिर क्या फैक्ट्स सामने कोर्ट में रख रहा है, क्या शो कर रहा है। देखिए केस लो मोतीलाल पदमपद शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज पास की थी, उसमें क्या था कि अगर कोई भी नई इंडस्ट्री स्टार्ट करता है तो उनको 3 साल तक एग्जम्पशंस हो जाएगी टैक्सेस में। फिर इन्होंने भी अपनी एक हाइड्रो जनरेशन प्लांट लगाया जिसके लिए इन्होंने लोन लिया, पर बाद में वो नई टैक्सेस की पॉलिसी आ गई कि उसमें चेंजेस हो गए, उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो वहाँ पे रूल ऑफ प्रोमिसरी मतलब एस्टोपल वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारा सेक्शन 116, अब तक हमारा सेक्शन 115 चल रहा था एस्टोपल के बेसिस पे, अब ये हमारा आ जाता है एस्टोपल बिटवीन टेनेंट लैंडलॉर्ड लाइसेंसी लाइसेंसर, इन सब के बीच में जो भी होता है वो सेक्शन हमारा 116 कवर करता है। अ टेनेंट और लाइसेंसी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी can't dispute the title of his landlord or licensor during the continuance of such tenancy or license, जब तक उनकी टेनेंसी चल रही है तो लाइसेंसर या फिर लाइसेंसी मतलब तब तक इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है, आप इस टाइटल को डिनाई नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ टेनेंसी द एस्टोपल कंटिन्यूस ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ द टेनेंसी, द टेनेंट कैन क्वेश्चन द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी, एक्सपायरी हो गई टेनेंसी की उसके बाद वो टाइटल के उसके लिए बोल सकता है। सिमिलरली एनी पर्सन हु केम अपॉन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब उसके बाद में अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वो बोलता है तो उसमें भी वो मतलब आफ्टर एक्सपायरी उसके लिए बोल सकता है। सेक्शन 117 देखिए क्या कहते हैं, सेक्शन 117 कहते हैं दिस सेक्शन स्टेट्स दैट द एक्सेप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि जो एक्सेप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, किसी ने कोई बिल मतलब बनाया है, कैन नॉट डिनाई द अथॉरिटी ऑफ पर्सन हु इज सपोज टू ड्रॉ द बिल, जिसने उस बिल को ड्रॉ करा है, बनाया, एंडोर्स किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, अगर उसने बनाया तो वो अथोराइज पर्सन ही होगा। सिमिलरली नो बेली और लाइसेंसी कैन डिनाई द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बेलमेंट एंड लाइसेंस बिगन द बेलर इज द लाइसेंसर हैड द अथॉरिटी टू मेक बिल बेलमेंट और टू गिव लाइसेंस, कि उस सिचुएशन में देखा जाएगा तो जो बेलर या फिर मतलब लाइसेंसी है वो डिनाई नहीं कर सकते उस फैक्ट्स को, मतलब उस टाइम बेलमेंट के टाइम पे। बेलमेंट का आपको पता ही होगा, बेलमेंट क्या होता है, मतलब बेलर वो पर्सन होता है जो पर्सन गुड्स बेल करता है, हु डिलीवर द गुड्स एंड टू हुम द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड, that person is Bailey. So thank you guys, thanks for watching my video and please like, share and subscribe my channel. Thank you guys.